अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो आपका साइंस का है, जो मैं साइंस पढ़ाने जाऊंगा। पिछले दिन मैंने पढ़ाया था, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन थे। अब यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है, जो आपके साइंस का दशा और दिशा तय करेगा। पिछले दिन मैंने पढ़ा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, एनसीईआरटी के आधार पर जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है आपका प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। एनसीईआरटी के आधार पर जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चलिए हम लोग एक एक बात को ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो साइंस का आज बिहार बोर्ड का, आपके पास बिहार बोर्ड 2025 के लिए साइंस का कंसेप्ट आ रहा है। 2025 के लिए कंसेप्ट आ रहा है 2025 के लिए क्या आ रहा है, ये कंसेप्ट आ रहा है आपका। अब यहां समझिए, अब लाइव क्लास भी बच्चे लोग देख सकते हैं, यदि चाहेंगे तो लाइव क्लास भी आप देख पाएंगे। और क्वेश्चन आना यहीं से है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। सारे कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कुछ भी सोचना नहीं रहेगा। और ये जो है ना, ये क्लास आपका कौन क्लास है, क्लास ये 10th है। और 10th में भी कब ध्यान रखना है, आज जो हमारा क्लास है वह साइंस का पार्ट 2 है। 2 पार्ट, पहला पार्ट आपका हो चुका है जिसमें मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आप लोगों को समझाया है। अब पार्ट साइंस का पार्ट 2 है, जो आपका कौन है, चैप्टर कौन है आपका, ये भी ध्यान रखना है। ये चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, सबका जो बेसिक बुक होता है वह एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का है पाठ एनसीईआरटी का है। और इस चैप्टर का नाम मैं बता दूं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन। ये एनसीईआरटी, ये चैप्टर कौन हो गया आपका, ध्यान रखना है एकदम। एनसीईआरटी बेस से हम लोग पढ़ रहे हैं और सारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सभी कुछ भी पढ़ना है इसके बाद आपको नहीं है। चैप्टर 1 है और इसका नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ये पाठ का नाम आपका है, एनसीईआरटी का पाठ है, इसमें सब कुछ आपको आएगा। और एक कल की जो चर्चा थी उसको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं। कल की जो चर्चा थी मैं उसको आगे की ओर बढ़ाता हूं। पहले मैंने दर्पण संबंधित प्रश्न पढ़ा रहे थे। कल मैं आपको उत्तल दर्पण और अब पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर समझाया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तल दर्पण, और एक क्वेश्चन लिखता हूं। ये जो क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर होगा, पहला क्वेश्चन उसमें आपको बना हुआ है, पहला क्वेश्चन उस वीडियो में अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको लिख रहा हूं, और उसी क्वेश्चन के आधार पर आपको ध्यान देना है। कुछ चीजें होती है, जैसे मैं बताऊं, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और किरण आरेख द्वारा समझावे। एक क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। पहले क्वेश्चन देखो, प्रकाश के परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। क्वेश्चन समझिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। प्रकाश के परावर्तन क्या है, देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है। परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। देखो, परावर्तन के, आप बच्चे लोग साइंस नहीं समझ पाते हैं, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। टेक्निकली बात समझिए, एक एक चीज समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर कैसे हो रहा है। सो अब आएगा, परावर्तन के नियमों को लिखिए। बच्चों ध्यान रखना है, परावर्तन के नियमों को लिखें।
पहले समझो टेक्निकली बातें, एक एक बातें हमको क्लियर वे में क्या करना है बच्चों, समझना है। अब टेक्निकली बातें ये समझना है, एक एक चीज समझिए। अगर मैं हल लिखूंगा, हल देकर या उत्तर दूंगा, यहां हल नहीं लिखूंगा, मैथ नहीं है, उत्तर दूंगा। प्रकाश का एक क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक क्वेश्चन आ गया। परावर्तन में क्या होता है, ये जरूरी ये होती है कि यह अपारदर्शक सतह पर, देखो यहां जैसे मान लीजिए आपका एक सतह है, लेकिन ये ध्यान रखना परावर्तन होने के लिए क्या जरूरी है कि पहली जरूरी है कि सतह कैसा हो। सतह जो है ना, सतह जो है वह जितनी चिकनी हो, चिकनी सतह सतह परावर्तन रुखरी सतह से भी हो सकती है, और वह कैसी वस्तु कैसा हो, अपारदर्शी वस्तु जो है, अपारदर्शी मतलब प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाए, तब जाकर प्रकाश का परावर्तन होगा, अन्यथा प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, चिकनी सतह चिकनी और उखड़ पर भी हो सकता है, लेकिन ये जो है ना, ये टॉपिक आपके लिए कंपलसरी है प्यारे बच्चों कि वस्तु क्या हो, अपारदर्शी हो। यहां से प्रकाश की किरणें पड़ी और ये लौट गई, यहां से प्रकाश की किरणें आई, ये लौट गई, यहां से प्रकाश की किरणें आई, यहां लौट गई। यानी प्रकाश की किरणें जब अपारदर्शक वस्तु से टकराने के बाद, जो टकराने के बाद क्या होती है, वह परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की किरणें किससे टकराती है बाबू, अपारदर्शक वस्तु से टकराती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, वह परावर्तित हो जाती है, लौट नहीं जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किससे टकराती है, अपारदर्शक वस्तु से टकराती है, से टकराती है, वस्तु से क्या होती है, टकराती है, एवं टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या जाती है, जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु से टकराती है एवं टकराने के बाद वह क्या करती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, परावर्तित हो जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। एकदम इजी कंसेप्ट है। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शक वस्तु से टकराती है एवं टकराने के बाद वह परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, प्रकाश की किरणें परावर्तित होते समय, यहां है प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तित होते समय, परावर्तित होने के लिए या होते समय, होते समय जिस नियम को पालन करती है, समझिए बात को, जिस नियम को, जिस नियम को पालन करती है, जिस नियम को पालन करती है, वह परावर्तन के, वह परावर्तन के नियम कहलाते हैं। परावर्तन के क्या कहलाते हैं बच्चों, परावर्तन के नियम कहलाते हैं। यानी प्रकाश किरणें परावर्तित होने के लिए या होते समय जिस नियम को पालन करती है, और ये नियम दो हैं, ये दो नियम हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये कितने नियम है, दो नियम है।
पहला नियम है जिसको आप डायग्राम से आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझो कि मैंने एक सतह लिया, पहले समझिए, और यहां पर प्रकाश की किरणें आई, और आने के बाद ये किरणें क्या हो रही है प्यारे बच्चों, लौट रही है। चलो ठीक है। और लौटने के बाद यहां पर क्या आया है, एक अभिलंब खींचा गया। अभिलंब हमेशा डैश में होगा। ये बातें आप लोग अपने मन में रखेंगे। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो किरणें होगी वह कैसे होगी। ध्यान दो, यहां एक किरणें यहां से चली, दूसरा यहां लौट गई। चलो ठीक है सर। अब आपको इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। ये क्या नाम हुआ बच्चों, आपतित किरण, माने जो किरण आती है। और यह किरण हो गया परावर्तित किरण। एकदम इजी बात समझिए। याद करोगे, सब इंटर में पढ़ना है, सभी को इंटर में पढ़ना है आपतित किरण। और ये क्या नाम हुआ, अभिलंब। अभिलंब जो होता है वो डैश में होता है, ध्यान रखना है। अब दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये कोण का नाम हुआ आई, और इस कोण का नाम हुआ आर। माने इसको हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण पूछेगा क्या है, और इसका नाम होगा परावर्तन कोण। इसका जो नाम होगा वह रियल में क्या नाम होगा, परावर्तन कोण। परावर्तन, बात समझा करिए, क्या हुआ, परावर्तन कोण। समझिए। नियम दो है, टाइम आपको नजदीक आ गया है। यहां पहला नियम है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना है, आपतन कोण किसके बराबर होता है बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, एक बिंदु है, और यह समझो, इसको इधर आपको रचित करना होगा, रंगा हुआ नहीं होगा तो अपारदर्शक नहीं होगा, अपारदर्शक नहीं होगा तो परावर्तन नियम लागू नहीं होगा। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, एक आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, ध्यान देना है आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपको पढ़ना है परावर्तित किरण और अभिलंब। और क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। अब आपको समझ में आएगा होगा कि ध्यान रखना है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में या समतल में होता है। ये दो नियम है जो आपका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।
हेलो बच्चे, ये एम साइंस क्लासेज का आपका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, लाइव क्लास भी चल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्डिंग क्लास भी चल रहा है। क्लास 8 का वर्ग और प्रमूल चैप्टर चल रहा है, जो रियल में है तो 8 क्लास का, लेकिन बहुत बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चे को वर्ग और प्रमूल का प्रॉब्लम आता रहता है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। उन सभी बच्चों के लिए एक लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास अपडेट हो रहा है। सभी बच्चे 8 क्लास के हो या फिर जिसे भी वर्गमूल सीखना हो, फिर इस चैनल पर ज्वाइन करें। आप लोगों के लिए मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, जीरो से हीरो का वर्गमूल पढ़ा रहा हूं। टेंशन लेने का नहीं, कन्फर्म रहेगा आपके कंसेप्ट, नेट एंड क्लीन रहेगा। मैं 25 वर्षों से अधिक समयों से लगातार एजुकेशन क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, लंबा अनुभव है। आप लोग इस अनुभव का फायदा उठाएं, आप लोग इस अनुभव का फायदा उठाएं और इन सारी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक समझते हैं, सोचते हैं और फिर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक वर्ड आता है हमारे पास, वर्ड आ रहा है वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर। सर स्क्वायर का मतलब क्या है? मैथ के बच्चे स्क्वायर तो पता होता है मगर उसको वर्ग पता नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, कोई कहेगा एक का स्क्वायर, इसका हिंदी नाम हुआ एक का वर्ग। हिंदी में हुआ एक का वर्ग, मतलब क्या हुआ सर जी? एक पर दो पावर। स्क्वायर मतलब कितना पावर? 2। तो एक पर दो पावर, एक पर दो पावर का क्या मतलब हुआ सर जी? मतलब हुआ ये हुआ बाबू कि एक में एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। अब आपके पास 2 का स्क्वायर आएगा। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको, अगर यहां नहीं समझ आवे तो इसका यूट्यूब वीडियो पर अपलोडेड होगा, आप घर पर भी जाकर एनी टाइम देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए कि आपको अगर पढ़ना है तो फिर एम साइंस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जहां पर आपके सारे कंसेप्ट नेट और क्लीन मिलेंगे, कहीं इधर उधर कुछ नहीं है। अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कोई कहेगा 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का वर्ग। सर क्या हुआ 2 का वर्ग? मतलब 2 पर 2 पावर देना है आपको। इसका मतलब हुआ 2 गुने 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। फिर इस तरह हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब हुआ 3 का वर्ग। हिंदी में हुआ हम लोग 3 पर स्क्वायर करेंगे, इसका सीधा मतलब है 3 तिहाई 9। फिर यहां पर मेरे पास 4 का स्क्वायर है तो 4 का मैं क्या करूंगा? वर्ग करूंगा। प्यारे बच्चों तो क्या आ गया? 4 गुने 4 माने 4 चौका 16। फिर इस तरह हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, आप लोग को आ गया हुआ स्क्वायर करने तो मैं 100 इसलिए लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं। 6 का स्क्वायर करूंगा तो यहां पर आपके पास जो फाइनल रिपोर्ट आएगा वह 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा, यहां 7 है तो 7 का स्क्वायर जो होगा वह क्या आएगा? 49 आएगा। इस तरह अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 8 इंटू 8 बराबर 16 आ गया, 64 64 आया। 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 नमा 81। 10 का स्क्वायर करोगे तो पता है 10 दाई के 100। प्यारे बच्चों अगर आपको अच्छा ढंग से करना है तो इस तरह कम से कम आप लोग कहां तक निकाल लोगे? 20 का स्क्वायर तक निकाल लोगे, इतनी जरूरत पड़ेगी। रियल में तुम्हें मैथ बनाने के लिए इतनी जरूरत तो नॉर्मली नहीं पढ़ने जा रहा है, यहां तक आपका बहुत हुआ, यहां तक कंसेप्ट ही आपको पूछे जा सकते हैं। अब रही बात कि सर वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं क्वेश्चन होगा। मैथ तो बच्चे लोग बना लेते हैं लेकिन उसे कंसेप्ट ही नहीं आता कि सर क्या क्या होता है। तो आइए एक क्वेश्चन बनेगा कि सर वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग क्या है? सर स्क्वायर तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन रियल में ये वर्ग क्या है इसको हम समझा रहे हैं। अब आइए, वर्ग क्या है? तो वर्ग का मतलब क्या हुआ? कोई पूछेगा वर्ग की परिभाषा क्या होगा, तो आप लोग भी वर्ग पढ़े होंगे। वर्ग की परिभाषा किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, वर्ड ध्यान रखना है एक वर्ड, किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर, उसी संख्या से गुणा करने पर, उसी संख्या से गुणा करने पर, गुणा करने पर
करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का उस संख्या का वर्ग होता है। याद रखना है, कोई पूछेगा वर्ग किसे कहते हैं, तुम तो पढ़ लिया है वर्ग वर्गमूल, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो क्या बोलना है, किसी भी संख्या को यदि आप उसी संख्या के साथ अगर आप उसको गुणा करते हैं, ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में किससे गुणा करना है, उसी संख्या से, तो उससे जो प्राप्त संख्या है वह क्या होता है, वर्ग होता है। जैसे मैं आप बना भी चुके हैं, सर 10 का वर्ग क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 10 में 10 से गुणा करते हैं, तो 10 दाएं के 100 आता है, तो 10 का वर्ग क्या हुआ आपके पास 100। आप इस बात को क्लियर में समझ जाइए, क्लियर बातें आप लोग स्पष्ट तौर पर समझिए। आपको अंदर कुछ बताया गया है कि a का स्क्वायर को हमने 1 लिखा है, पहले टेक्निकली बात हम लोग समझते हैं। 2 का स्क्वायर को 4 लिखा है, 3 का स्क्वायर को 9 लिखा है, और 4 के स्क्वायर को हम लोगों ने 16 लिखा है, 5 का स्क्वायर को हम लोग 25 लिखा है, 6 का स्क्वायर को हम लोग 36 लिखा है। इस तरह आपने लिखा है। 2 बार इससे क्या क्या स्पष्ट हो रही है, एक एक चीज हम लोग समझिए। ये संख्या 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 विषम संख्या है। बच्चे को याद होगा कि सर विषम संख्या की परिभाषा बच्चे को याद होगा, नहीं तो मैं रिपीट करता हूं, वह संख्या जो किससे 2 से पूर्णता विभाजित नहीं हो वह विषम संख्या होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे। विषम संख्या हुआ है जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होता। तो यहां पर मेरे पास जो विषम संख्या है वह 1, 3, 5 है। अब इसका वर्ग, अगर मैं इसके वर्ग को लिखूं, इसका वर्ग लिखूंगा तो आपके दिया गया है 1, 9 और यहां रहा है 25, मतलब 25। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, यहां पर जो आ रहा है वह क्या आ रहा है 25। थोड़ा फीलिंग करो, ये विषम संख्या है और ये इसका वर्ग आ गया। एक बात ध्यान दो बच्चों, यहां ध्यान दो, तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 3 का 9 हुआ और 5 का 25 हुआ, और ये भी कौन संख्या है, ये भी हुआ विषम संख्या है। यह भी कौन संख्या है, विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होता, इसलिए यह कौन संख्या है, विषम संख्या है। यानी इससे एक नियम बन के तैयार हो गया कि एक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। इसे यह तैयार हुआ कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है बच्चे, विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग प्यारे बच्चों क्या होता है, विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग भी विषम होता है या विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग भी प्यारे बच्चों क्या होता है, विषम होता है। ये नियम आपको ये नियम कब तक वैलिड है, हमेशा तैयार है, ये होता है। ये नियम याद रखना, किसी भी संख्या का कोई पूछेगा कि इसका विषम होगा कि सम होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ये नियम याद रखना है कि विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है, विषम होता है। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन आया है, आप देखो, ये 2 को देख रहे हो तुम, 4 को देख रहे हो और 6 को देख रहे हो। अब तुम्हें पता है सम संख्या के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि सर सम संख्या क्या है। तो जो पढ़ा होगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्णता कट जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे कौन संख्या है, सम संख्या है। तो अब आपका इसका मैंने लिखा है 2, 4, 6 और इसका वर्ग जो मैंने किया है, तो आप देख रहे हैं 2 का वर्ग क्या है, 4 है, 4 का 16 है, और एक बात और ध्यान रखिए 6 का क्या है, 36 है। अब आप जरा फीलिंग करो कि इसमें क्या लिखा है, 2 का 4 है, 4 का 16 है, ये संख्या भी कौन संख्या है प्यारे बच्चों, सम संख्या है। ये संख्या भी सम संख्या है
और एक बात ध्यान रखना है, जीवन भर के लिए ध्यान रखना है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। ये जीवन भर के लिए आपका कंसेप्ट नेट एंड क्लीन हो गया। ये आप लोग लाइव क्लास में है, ऑनलाइन क्लास में चल रहा है। अब आपको ये ध्यान, दूसरा नियम मेरे पास आकर तैयार हो गया। दूसरा नियम ये आया कि सम संख्या का वर्ग, इसे आपको याद रखना है, सम संख्या का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चे? सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग क्या होता है बच्चों? सम संख्या होता है। ये सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और यह हमेशा होता है, यह नियम है। तो नियम जो होता है वो जीवन भर के लिए वैलिड है। जब तक तुम मैथ पढ़ोगे ये नियम सब चलता रहेगा। इतनी बातें को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आज आप लोगों का स्टार्टिंग क्लास था, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का। फिर क्लास होगा आप लोगों का, जिसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल पर व्यापक और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। टेक योर सीट। थैंक यू स्टूडेंट।